बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियासत और अवाम। मैं हूं सलमान हसन। नाज़रीन, जब से हमने होश संभाला है तब से ही हम ये सुन रहे हैं कि पाकिस्तान एक नाजुक दौर से गुजर रहा है और ये जो नाजुक दौर है, ये नाजुक मरहला है, ये ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। ऐसे ही कुछ बैनुल-अक़वामी मसाइल भी हैं जो कि हल तलब हैं और इनमें मसला कश्मीर भी है, मसला फ़लस्तीन भी है, जिन पर पूरी दुनिया की निगाहें हर वक्त होती हैं। और ये जो मसाइल हैं ये इसलिए भी हल तलब हैं कि इनके हल से दुनिया का अमन जुड़ा है। और यहाँ पर हम ये बात करते हैं कि जी ये जो एक ग्लोबल विलेज है जिसमें अब हम रहते हैं, इसमें एक ऐसा दौर आ गया है कि जब एक दूसरे से कट कर रहना बड़ा मुश्किल हो गया है। तो ऐसे में ये जो मसाइल हैं इनके हल की जानिब कोई कदम उठ सकता है? और क्या एड के बजाय हम ये समझें कि ट्रेड के ज़रिए ख़ित्ते को मुस्तहकम किया जा सकता है और बदमाशी से ख़ित्ते का चौधरी बनने के बजाय माशी तौर पर एक दूसरे को मजबूत किया जा सकता है? तो ये ऐसे मसाइल हैं जिस पर आज हमने सोचा कि हम बात करें। और न सिर्फ ये बल्कि जो हालिया दिनों में जो कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं बैनुल-अक़वामी सतह पर, उनको भी डिस्कस करना है। जैसे कि आपने देखा कि G20 इजलास हुआ नई दिल्ली में और वहाँ पर दुनिया से जो हैं वो लोग वहाँ पहुँचे और हमने ये भी देखा कि उसमें एक नए मंसूबे को जो है वो वहाँ पर मुतारिफ़ कराया गया जिसको IMEC का नाम दिया गया और ये कहा जा रहा है कि ये शायद CPEC के मुकाबले में इसको लाया गया है। इसके अगराज़ व मकासद क्या हैं, इससे ख़ित्ते में क्या तब्दीलियाँ आएंगी, इस पर भी आज हम बात करेंगे। और फिर ये कि जो सऊदी अरब और इसराइल के कुछ ताल्लुकात जो हैं वो कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में शायद बहाल होने जा रहे हैं। और साथ साथ ये भी कि न सिर्फ सऊदी अरब बल्कि और भी कुछ ममालिक हैं जिनके ताल्लुकात बहाल हो जाएंगे और इस बारे में पाकिस्तान का जो है वो मौक़िफ़ क्या है, ये भी जो है वो मैं आपके साथ यकीनन शेयर करता हूँ। लेकिन पहले मैं ज़रा अपने जो हमारे मेहमान आने ग्रामी हैं उनका तारुफ़ मैं करा दूँ। हमें ज्वाइन कर रहे हैं कराची से जनाब मेरे उस्ताद मोहतरम हैं नासिर बेग चुग़ताई साहब, सीनियर तज़कियाकार हैं, फ़ॉरेन अफेयर्स के जो है वो बेहतरीन हम ये कह सकते हैं कि जो है ना इनको अबूर हासिल है फ़ॉरेन अफेयर्स पे, तो इसीलिए हमने आज दावत दी। सर अस्सलाम वालेकुम, आपको वेलकम करते हैं। नजमुल साकिब साहब हैं, साबिक़ सफ़ीर हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। और लास्ट बट नॉट लीस्ट जनाब कर्नल रिटायर्ड आबिद लतीफ़ साहब हैं, दिफाई तज़कियाकार हैं, आप भी हमारे साथ इस प्रोग्राम में जो है वो अपना मौक़िफ़ पेश करेंगे। और हम आज कुछ कोशिश करेंगे कि एक तो मालूमात जो है वो भी आपको दी जाए और हम कुछ मामलात को समझने की और आपको समझाने की भी कोशिश करें। मैं इससे पहले कि ज़रा बढ़ूँ आगे, मैं एक ख़बर है जो मैं कोट भी करना चाहता हूँ और नासिर साहब से मैं चाहूँगा कि सर अगर इजाज़त दें कि आगाज़ किया जाए। नासिर साहब, सर आपके ही एक शागिर्द हैं नसीम हैदर साहब, सीनियर जो हैं वो जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने ये ख़बर दी क्योंकि इससे पहले ये ख़बर आई थी कि जनाब जो इसराइल के वज़ीर ख़ारजा हैं एली कोहन, उन्होंने बेसिकली ये हवाला देते हुए कहा था कि जी सऊदी अरब के साथ 6 या 7 मुस्लिम ममालिक इसराइल को तस्लीम कर लेंगे। लेकिन इस पर जो नसीम हैदर साहब हैं उन्होंने गुफ्तगू की जलील अब्बास जिलानी साहब से जो कि इस वक्त निगरान वज़ीर ख़ारजा हैं, तो उन्होंने इनको नसीम हैदर साहब को बताया कि जी इस मामले में कोई भी फ़ैसला पाकिस्तान और फ़लस्तीनियों के मफादात को मद्देनज़र रख कर किया जाएगा। यानी कि उन्होंने ये क्लियर कर दिया कि ऐसा कुछ नहीं है। सर माजी में भी हमने देखा जब इमरान खान साहब की हुकूमत आई, उससे पीछे अगर हम चले जाएँ तो सर आपको अच्छी तरह याद होगा खुर्शीद कसूरी साहब जो हैं उनकी बाकायदा तौर पे जो है वो शलोम साहब से मुलाकात हुई थी। तो क्या हम ये समझ सकते हैं कि सर कुछ इस तरफ मामलात लेके जाने की कोशिशें हो रही हैं कि ये जो आलमी अमन है, ये जो मसाइल हैं, इनको हल करने के लिए जो ममालिक हैं ये करीब आए, ख़ासकर वो जो कि ज़ाहिर है एक अरसे से आमाजगा बने हुए मसाइल की? थैंक यू सलमान। और मेरे बहुत सीनियर लोग हैं, नजमुल साकिब साहब, कर्नल साहब ज़्यादा बेहतर जानते हैं, मैं तो खुद पढ़ रहा हूँ, आजकल पढ़ता रहता हूँ। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि जो नई लहरें आ रही हैं उनका जिक्र नहीं किया आपने। अभी जो कल और परसों में नई लहर आई है, नजम साहब ज़्यादा बेहतर जानते हैं सऊदी बयानात की कि हम इसराइल से ताल्लुकात के करीब तर पहुँच रहे हैं, और इसराइल का बयान कि हम सऊदी अरब से ताल्लुकात के करीब तर पहुँच रहे हैं और 6-7 मुल्क और भी हैं बिल्कुल जो जो हमें। अब मैं वापस जाऊंगा जो आपने जिक्र किया है उससे पहले कि शायद पाकिस्तान पहला मुल्क था जिससे कहा गया था अभी आप तस्लीम कर लें, तस्लीम ना करें आप तो थोड़ा सा आगे बढ़ जाएं। लेकिन शायद हमने इनकार कर दिया, हालात बहुत बदल गए हालात।
जनरल मुशर्रफ का दौर आया, उसके बाद कसूरी साहब का आपने बताया, वो पूरा मुझे कसूरी साहब ने खुद बताया कि वो किस तरह गए थे, किस तरह एयरपोर्ट की लाइटें ऑफ कर दी गई थी, पूरा धूप अंधेरा था, उसमें उतरे थे वो, और फिर वहाँ 3 घंटे बातचीत हुई है, बेनज़ीर भुट्टो की राय बातचीत हुई। लेकिन मेरा ख्याल है नजम साहब एग्री करेंगे कि किसी दौर में भी इसराइल से छोटी मोटी बातचीत का, सरगोशियों का दरवाज़ा बंद नहीं हुआ हमारा, और नहीं होता, होता भी नहीं है। मेरा ख्याल है इंडिया से भी नहीं है, इंडिया से भी किसी ना किसी ट्रैक पे बातचीत चल रही होगी हमारी, बिल्कुल। तो लेकिन अब जो सूरत हाल है वो ये है कि पहले हम जुल्फ़िकार अली भुट्टो की हम बात करते हैं, वो एक अलग दौर था, वो एक शाहाना दौर था, वो एक गालिब दौर था मुस्लिम उम्मा का, कहने आप उम्मा तो खैर है भी नहीं अब, और लेकिन मुसलमानों का एक ऐसा स्ट्रॉन्ग सियासी दौर था जहां आप डिक्टेट कर सकते थे। लेकिन आप क्या कहें, अगली सफ को देखें, आप वो तस्वीर देखें 5 लीडरों की, 5 को कत्ल कर दिया गया, 5 को मार दिया गया। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता सवाल शुरू होता है और हम यहाँ पहुंचे जहां हम आपस में पूछ रहे हैं कि करना क्या है। अब सूरत हाल ये, फलस्तीन आपके हाथ से निकल गया, अब इस्लामी कॉन्फ्रेंस से पूछें क्या करना है, करना क्या है। इस्लामी सरबराह कॉन्फ्रेंस को बुला के उनसे पूछें, जो वो कहें वो आप कर लें। आपका जो ये इस वक्त का मौक़िफ़ है कि उनके मुफाद में जो होगा वो करेंगे, वो ज़रा सा मुख्तलिफ नज़र आता है। आप पहले कहते थे कि फ़लस्तीन का यही शराइत है, वो तो मसला हल हो। सर लेकिन जिस इदारे की आप बात कर रहे हैं, जिसको OIC इदारा कहा जाता है, उसको सर आपको अच्छी तरह पता है कि उसके लिए बहुत से लोग तो ये भी कहते हैं ज़राए मजाक के OIC, यानी कि बस वो यही करता है कि OIC और उसके बाद मसाइल जो हैं वो हल नहीं होते। अगर आप इजाज़त दें सर, मैं ज़रा नजमुल साकिब साहब की तरफ आपका ये पॉइंट लेके जाना चाहूँगा। नजम साहब, सर कोशिशें जैसे नाई साहब ने कहा कि कहीं ना कहीं कुछ दरवाज़ों से होती हैं, हमने देखा है हालिया दिनों में भी देखा है कि कुछ जो अमेरिकन ऐसे पाकिस्तानी, जो कि ज़ाहिर है पाकिस्तानी नहीं है लेकिन अमेरिकन हैं, वो उन्होंने वफूद के ज़रिए वो बैतुल मक़दस गए हैं, उसमें हमारे जानने वाले लोग भी शामिल हैं और मैंने उनसे बात करके ख़ुद कंफर्म भी किया। उसमें जो हैं वो डॉक्टर नसीम अशरफ साहब भी शामिल हैं जो कि PCB के चेयरमैन हैं, वो भी जाके विज़िट करके आ चुके हैं। और फिर आपने एक नाम सर और भी ज़ाहिर है सबने सुन रखा है कि जो फ़ैसल बिन खालिद साहब हैं, वो कोशर प्रोडक्ट्स जो हैं यहाँ से वो इंपोर्ट भी करते हैं, यानी यहाँ से एक्सपोर्ट करके वो इसराइल भेजते हैं थ्रू प्रॉपर चैनल सब कुछ। तो सवाल यहाँ पर यह है कि सर अगर सऊदी अरब, जिसको हम फॉलो करते आए हैं बहुत से मामलात में, हमारा ब्रादर इस्लामी मुल्क है, बहुत से चीज़ों में ज़ाहिर है हमारे साथ हमेशा वो खड़ा रहा है, तो अगर वो ये फैसला कर लेता है तो फिर सर पाकिस्तान की क्या पोजीशन होगी? क्या पाकिस्तान जो है वो ये कह के पीछे हट सकेगा कि नहीं जी, जब तक आप फ़लस्तीन का मसला हल नहीं करेंगे हम आपके साथ नहीं खड़े हैं, एक ऐसे दौर में कि जब हमें पता है कि माजी में हमें आइसोलेशन का सामना करना पड़ा है? सलमान, आपका शुक्रिया। और नासिर चुगताई साहब का तज्जिया जो है हमेशा की तरह सिक्का बंद है। देखें, ये जो पिछले अगर आप 3-4 बरस देखें तो उसमें आपको नज़र आएगा कि मिडल ईस्ट जिसको हम कहते हैं, ख़ासतौर पे वो मिडल ईस्ट जिसमें इज़राइल को हम शामिल नहीं करते, मुसलमान कंट्रीज़, और उनमें भी आपकी जो GCC यानी कंट्रीज़ हैं, उन्होंने अपने लिए रास्ता बनाया। और उन GCC कंट्रीज़ में से भी अगर आप 2 कंट्रीज़ निकालें तो वो बनती हैं UAE और सऊदी अरेबिया। OIC का जो लीड करता है ट्रेडिशनली या वैसे भी प्रैक्टिकली भी, तो वो हमें नज़र आता है सऊदी अरेबिया नज़र आता है OIC के ग्रुप को लीड करता हुआ। यहाँ तक कि जब पाकिस्तान इस्लामोफोबिया की बात करता है तो वहाँ कुछ थोड़ी सी उनको होती है कि भाई लीडर हम हैं, और पाकिस्तान जो है वो अपने ही तौर पे इस्लामोफोबिया के बारे में बातें करनी उसने शुरू कर दी हैं। UAE की सरजमीन पे जब इजराइल का वो जहाज उतरा और कोई वो ऑफिशियल्स निकले वहाँ से, तो उस वक्त जो है वो उन ममालिक के, मुस्लिम ममालिक के, जिसमें कि इजराइल को उन्होंने नहीं अभी तक तस्लीम किया बशमूल पाकिस्तान के, तो उसमें कुछ जो है ना वो हलचल मची, उसमें कुछ हुआ कि जी अब क्या होगा, अब तो UAE ने भी तस्लीम कर लिया है। इसमें 2 अवामिल हैं कि UAE ने और सऊदी अरेबिया ने किस वजह से इजराइल को कोई पैक्ट करने की बात की या आगे बढ़ने की बात की। पहला यह है कि इन दोनों ममालिक की जो खारजा पॉलिसीज हैं वो अगर आप पिछले यानी 2 बरस में देखें तो आपको टोटली
जीसीसी कंट्रीज या मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स से निकलते हुए नजर आते हैं। सऊदी अरेबिया के अंदर जो हालात चेंज हुए हैं कि खवातीन को इजाजत मिल गई है कि वो ड्राइविंग करेंगी, सिनेमा हॉल खुल गए हैं, बॉलीवुड आ गया है, और उसमें एमबीएस जो हैं जो वहां पे वो जगह जगह जाके ये कह रहे हैं कि हम ओपन हैं। हत्ता कि यूं देखिए कि यूएई में ये जो क्लाइमेट चेंज की नेक्स्ट मीटिंग है जो सीओपी जो है ये यूएई में हो रही है। एक अजीबोगरीब किस्म का चेंज है, यानी आप यूं समझिए कि जिसको हम कहते हैं ना सी चेंज अंग्रेजी में, वो आ रहा है। अब आते हैं आपके सवाल की तरफ। सॉरी माजर के साथ सिर्फ आपने जुमला एक कहा अजीबो गरीब। सर इसको वो खुद जो हैं वो तो ये कह रहे हैं कि हम इस खित्ते को, मिडिल ईस्ट को, यानी मोहम्मद बिन सलमान कहते हैं कि इतनी ड्रास्टिक चेंजेस लाके वो इसको एक नया यूरोप बनाना चाहते हैं। वो आइसोलेशन में नहीं रहना चाहते जो माजी गुजरा है सऊदी अरब का, इसीलिए तो वो तब्दीलियां की उन्होंने। न्यूयॉर्क सिटी वहाँ पे जो वो बन रहा है वो भी इसी का शाखसाना है कि भाई आप कहीं और क्यों जाओ, यूरोप क्यों जाओ आप घूमने फिरने के लिए, आप यहीं पे रहो, यहीं पे जो है ना पैसा बजाय बाहर जाने के पैसा आए। तो इकोनॉमिक जो है ना उसको यानी ड्रिवन कर दिया उन्होंने, बजाय ये कि वो दूसरे मसाइल में पड़ते। सर देखिए इस वक्त जो है ना सलमान, आपको देखना पड़ेगा कि क्यों सऊदी अरेबिया और यूएई ने अपनी खारजा पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी में ये चेंजेस लाए। सबसे पहली वजह आपको मैं बताता हूं, वो ये है कि 20 साल अफगानिस्तान में रहने के बाद जब अमेरिका और नेटो यहां से निकलते हैं तो वो जो इनको एक एहसास था कि हमारे बिल्कुल पड़ोस में अगर कोई हमें इंटरनल या एक्सटर्नल सिक्योरिटी थ्रेट आता है तो यहां पे अमेरिका मौजूद है। फिर पिछले 4-5 बरस में हमने देखा कि अमेरिका ने सिक्योरिटी के एंगल से जरा अपने आप को पीछे किया। अब वापस आ रहे हैं, जो बाइडेन साहब गए थे, पीछे आ रहे हैं। तो एक सिक्योरिटी थ्रेट, और बैक ऑफ द माइंड में क्या है, वो अरब स्प्रिंग है कि जिसमें कुछ भी हो सकता है। ये बादशाहतें जो हैं ये किसी वक्त भी हवा में तहलील हो सकती हैं। अब इसको आप ले आइए इकोनॉमिक्स में। इकोनॉमिक्स का मसला इन यानी मुल्कों का नहीं है, ये बहुत अमीर मुल्क हैं, पैसे का कोई मसला नहीं। असल मसला ये है कि हमने अपनी बादशाहतें किस तरह से सिक्योर करनी है और फॉरेन पॉलिसी के कॉन्टूर जो हैं वो किस तरह से करने हैं कि हमें एक अलहदा एंटिटी के तौर पे देखा जाए, ना कि मुस्लिम उम्मा के कॉन्टेक्स्ट में, ना कि ओआईसी के कॉन्टेक्स्ट में। एक बात बड़ी जरूरी है सलमान समझनी यहां, जो आपने आपका जो बेसिक टॉपिक है जी जी वो ये है कि सऊदी अरेबिया ने अभी तक इजराइल को तस्लीम नहीं किया। और जो मेरी इत्तलात हैं जो कि बिल्कुल यूं समझिए कि 4 घंटे पहले की, उसमें यह है कि एक शर्त होगी, और वो शर्त ये होगी कि पहले वो जो 2 स्टेट्स सोल्यूशन है फलस्तीन का, उसके बारे में हमें कोई गारंटी दे। और ये नेतन्याहू ने भी 3-4 यानी घंटे पहले जो इंटरव्यू दिया है उसमें इसका इजहार किया है कि ये होगा। अच्छा, अब ये होगा तो वो होगा। अब आते हैं पाकिस्तान की तरफ। पाकिस्तान का बड़ा सीधा सीधा सा मौक़िफ़ है, और उसमें फलस्तीन के बारे में हमने तो यानी रखा ही ये है कि फलस्तीन, आपको पता है जिस ओआईसी की बात कर रहे हैं वो वजूद में ही आई थी फलस्तीन की वजह से। फलस्तीन के मसले को हल कराने के लिए ओआईसी यानी मार्ज़े वजूद में आई थी। अब ये एक बड़ा मुश्किल मरहला है पाकिस्तान के लिए, ये मेरी ये इस वक्त की आखिरी बात है। ये मुश्किल मरहला होगा, और उसकी तरफ आपने इशारा भी किया है कि अगर कल को KSA, किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया, बाकायदा तौर पे अपने सिफारती ताल्लुकात इजराइल से शुरू करता है तो पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शन रह जाती है। इसके बारे में 2 आपको मैं बातें बताता हूं, और बाकी पैनलिस्ट से भी आप पूछ लीजिए। पहली ये है कि क्या आपने मुसलमान होने के एंगल को आपने कब तक तरजीह देनी है। दूसरा एंगल ये है कि जो इस वक्त दुनिया के हालात मुख्तलिफ तौर पे बदल रहे हैं, उसमें खारजी तौर पे, इकोनॉमिक खास तौर पे एंगल से क्या हमें हमारी फॉरेन पॉलिसी को इजराइल को तस्लीम करना सूट करेगा कि नहीं। और उसमें वो जो इंटरनल हमारे जज्बात हैं अवाम के, उनको सामने रख के इन 2 सवालों के जवाब ढूंढे जाएंगे। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि पाकिस्तान की तारीख में किसी भी हुकूमत के लिए मुश्किल से मुश्किल, 1971 को छोड़ दीजिए, मुश्किल से मुश्किल हालात में भी जो फैसले करने होते हैं ना, उनमें से एक फैसला ये होगा। बड़ी बात है सर। और मैं ज़रा उनके आगे बढ़ता हूँ कर्नल आबिद लतीफ़ साहब की तरफ। कर्नल साहब, सर
جس کی طرف اشارہ کیا ہے نجم صاحب نے اور ناز صاحب نے بھی، ہمیں تو سر اس وقت پریشانی ہے. دیکھیں ہم پھنسے ہوئے ہیں پاکستان، ہمیں پیسہ چاہیے سر، ہمیں انویسٹمنٹ چاہیے. اب اگر فرض کریں کہ انویسٹمنٹ وہیں سے آنی ہے جس ملک کی ہم بات کر رہے ہیں اور ان کے تعلقات استوار ہو جاتے ہیں اور وہ بھی کہتے ہیں کہ جی انویسٹمنٹ جو ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ کہتے ہیں وہ، لیکن ہم تو سر یہ نہیں دیکھیں گے نا. پاکستان کہے گا کہ نہیں جی اوکے فائن، مطلب ہم لبیک کہیں گے سعودی عرب ٹھیک ہے آپ جو مرضی جس طرح بھی کریں، ہمیں تو انویسٹمنٹ چاہیے تاکہ جو ہمارے مسائل ہیں وہ حل ہوں. کیا سر یہ دیکھیں گے یا نہیں آپ کے خیال میں؟ ہم کہیں گے نہیں جی پہلے ہمارا اصولی موقف ہے، مسئلہ فلسطین آپ حل کریں، اس کے اگر وہ آپ جو نکات ہیں جو چاہے وہ ابراہیمی معاہدہ ہو یا جو بھی ہم اس کو کہہ دیں وہ ہمارے لیے زیادہ ضروری ہوگا. دیکھیں جی اس میں 3 باتیں ہیں. ایک تو یہ جو بیگ صاحب نے کہا، بالکل نجم صاحب نے بھی کہا کہ انہوں نے بہت اس کو پریسائزلی ڈیفائن کر دیا. ہر دور میں کوئی نہ کوئی کوشش ہوئی ہے کہ اگر ٹریک 1 نہیں تو ٹریک 2 یا 1.5 کسی طرح انگیج کیا جائے کسی بھی طریقے سے. دوسرا جو نجم صاحب کہہ رہے تھے وہ بالکل ٹھیک کہہ رہے تھے جی، کہ یہ کسی بھی اسٹیٹ کے لیے اسرائیل کو اس طریقے سے اگر باقی سعودی عرب اور باقی جیسے وہ کہہ رہے ہیں 5-6 ملک اور بھی ہیں جو کسی نہ کسی سٹیج میں ہیں ابھی ان کے ساتھ معاملات کے جس میں ان کو ریکگنائز کیا جا سکتا ہے، تو وہ اگر ایون کر بھی دیں تب بھی پاکستان کے لیے یہ ہماری جو انٹرنل پولیٹیکل ڈائنامکس ہیں اور جو انٹرنل پولیٹیکو ریلیجس ڈائنامکس ہیں اس کو سامنے رکھتے ہوئے بہت مشکل ہوگا. لیکن جیسے آپ نے بات کی کہ اب ریئلٹیز چینج ہو رہی ہیں، فارن پالیسی جو ہے اس کے بہت سارے ڈرائیور ہوتے ہیں، نجم صاحب بہتر بتا سکتے ہیں، استاد ہیں جی اور بہت جگہوں پہ ماشاءاللہ رہے بھی ہیں. تو دیکھیے وہ ڈرائیور میں ہسٹری بھی آتی ہے، اس میں کلچر بھی آتا ہے، اس سوسائٹی کے نارمز بھی آتے ہیں. لیکن اب جیسے انہوں نے بھی کہا کہ یہ جو سعودی عرب اور جو باقی ملک ہیں جو بھی یہ اس میں انیشیٹو لے رہے ہیں وہ اپنی ان ڈرائیورز سے ہٹ کے جو ایمرجنگ ریئلٹیز ہیں شاید ان کو آگے رکھ رہے ہیں. سر ہم نے ان کی مثالیں دیکھی ہیں نا، کیا ورلڈ وار نہیں لڑی گئی یورپ کے اندر، لیکن آج دیکھیں آپ وہاں پر یورپی یونین بن گیا ہے، وہاں پر انہوں نے سرحدیں ختم کر دیں، وہاں پر انہوں نے 1 یورو کر دیا. ان کو سمجھ آ گیا کہ جی خطے میں جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر، میں یہ نہیں کہہ رہا ظاہر ہے یہ موقف تو پاکستان جو ریاست ہے اس نے اپنانا ہے، لیکن ہم تو صرف سوال یہاں پر کر سکتے ہیں. جی لیکن میری رائے میں یہ ہے کہ اگر یہ 2 اسٹیٹ جو کہ میں نے بھی آنے سے پہلے کچھ دیر پڑھ رہا تھا جی، تو میں نے ایک جگہ پڑھا کہ جو 2 اسٹیٹ کے اوپر جو بات ہو رہی ہے 2 اسٹیٹ سولوشن کی، اگر میرا خیال ہے وہ ہوتا ہے تو پھر شاید ہمیں تھوڑا سا لیوے مل جائے گا کہ ہم بھی شاید کسی طریقے سے اگر باقی عرب کنٹریز اور جو اپنے لیڈرشپ کے ایشوز کو سائڈ پہ رکھتے ہوئے آئی تھنک کہ ہمیں بھی شاید پھر کچھ ہم اس پہ سوچنے پہ، یا کیونکہ جو اکنامک ریئلٹیز ہیں، جیو پولیٹیکل ریئلٹیز ہیں، جو سائنٹیفک ریئلٹیز ہیں، جو ایگریکلچر کو سامنے رکھ کے دیکھیے آپ ریئلٹیز ہیں، جو ٹیکنالوجی کو، کیونکہ ان ساری چیزوں میں تو اس وقت لیڈنگ جو واٹر ایشوز کے اوپر ان میں تو اس وقت آپ دیکھیں تو لیڈنگ تو اسرائیلی اسٹیٹ ہے. ایگزیکٹلی. تو آئی تھنک ہمیں اس وقت شاید تھوڑا سا لیوے، لیکن ہے وہ بہت مشکل. ناصر صاحب سر ہمارا آپ کا جو پاسپورٹ بنا ہوا ہے اس پہ تو لکھا ہوا ہے کلیئرلی کہ یہ اسرائیل کے سوا دنیا کے تمام ممالک کے لیے کارآمد ہے، اور اس سے پہلے ظاہر ہے وہ جنوبی افریقہ تھا، وہ جو ہے وہ معاملہ ختم ہو گیا، اب ایک ملک رہ گیا ہے. تو سر میں ذرا اگر اجازت دیں بریک لے لوں، ہم بریک کے بعد آئیں گے تو میں آپ سے یہ پوچھوں گا کہ چلیں ہمارا تو مفاد ظاہر ہے کہ پاکستان کو فائدہ پہنچنا چاہیے، سب ملک اپنا اپنا مفاد دیکھتے ہیں، لیکن اسرائیل جب تعلقات استوار کرتا ہے تو کیا فائدہ ہے سر؟ ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک جی. بریک سے پہلے ایک سوال جو ہے وہ میں نے اٹھایا تھا تو میں چاہوں گا کہ وہ سیدھا جو ہے وہ ہم ناصر بیگ چغتائی صاحب کی طرف لے کے جائیں. ناصر صاحب سر ایک تو وہی کہ جی پاسپورٹ سے ہٹتا ہے نہیں ہٹتا، ہمیں تو فرق شاید پڑے، لیکن سر اسرائیل کو تو کوئی اس سے فرق پڑے گا یا نہیں پڑتا، ایک چیز یہ. اور سر دوسری چیز کہ جو اس وقت میں چاہ رہا ہوں کہ اس کا آپ ساتھ ہی وشے جواب دے دیجیے گا کہ G20 اجلاس ہوا سر، ہم نے وہاں پہ دیکھا کہ آئی میک ٹھیک ہے جو کہ ایک انڈیا مڈل ایسٹ یورپ اکنامک کوریڈور جو ہے اس کو متعارف کرایا گیا کہ جی ایک نیا پروجیکٹ تاکہ سی پیک جو ہے اس کا مجھے نہیں پتا آپ بتائیں گے کہ توڑ کیا جا سکے، اور خاص کر جو نہر سوئس پر اس وقت پوری کی پوری جو ایک سمجھ لیں کہ اکتفا کیا جاتا ہے ٹریڈ کا، اس کا ایک متبادل راستہ جو ہے وہ تلاش کیا جا سکے. ظاہر ہے جس میں سر لازمی ہے کہ اسرائیل اس میں شامل ہوگا. اس پر سر کامنٹ کر دیجیے گا. سر لازمی ہے وہ اس میں شامل ہے، لازمی کی بات نہیں ہے، اس کا حصہ ہے. 2 باتیں میں عرض کرنا چاہوں گا. نجم ثاقب صاحب نے اور کرنل صاحب نے بہت خوبصورتی سے کچھ باتیں کی ہیں. ایک اضافہ میں کر دوں سر، سعودی عرب نے جو کچھ کیا وہ کوئی فوری توجہ کا نہیں ہے، اچانک نہیں ہو گیا.
میں 94 میں سعودی عرب گیا تھا، وہاں سے اخبار آپ کو پتہ ہے، بالکل سر، اخبار میں لانچ کیا تھا، بڑا اخبار تھا بہت، میں اس کا ایڈیٹر تھا. تو الحمدللہ ہر ہفتے جمعے کو کعبے جانے کا موقع ملتا تھا. تو میں نے 94 سے 98 تک خطبے میں جو تبدیلی محسوس کی، میں آپ سے وہ عرض کر رہا ہوں، صرف پہلے کشمیری مجاہدین، فلسطینی مجاہدین، ٹرو، شیشنیا کے مجاہدین، ان سب کے لیے دعا ہوتی تھی. پھر کشمیر ہٹا، پھر شیشنیا ہٹا، اور اس کے بعد فلسطین بھی کبھی کبھی رہ گیا. ریڈیو سے صہیونی دشمن کہا جاتا تھا، 94 صہیونی دشمن کہا جاتا تھا. وہ آہستہ آہستہ صہیونی اسرائیل ہوا، پھر اسرائیل ہو گیا. یہ کوئی ایسی تبدیلی نہیں ہے جو ٹھنڈے پیٹوں آپ کر لیں. سعودی میڈیا پر مجھے پتا ہے، جب میں وہاں گیا ہوں تو وہاں ڈرینیج سسٹم کی خبر چھاپنے پہ پابندی تھی، ہم نے پابندی توڑی. ہم پتا باغی لوگ ہیں ہم، اور ہم نے ایک طریقے نکالے اس کے. ہم نے خیر، تو یہ ایک پروسیس سے گزرے ہیں. ہمارا خیال تھا کہ کنگ عبداللہ کے زمانے میں یہ کام مکمل ہو جائے گا، صحیح، لیکن وہ ڈیلے ہوتا گیا کیونکہ قبائل کا مسئلہ ہے وہاں پر علماء کا مسئلہ ہے، شیوخ کا مسئلہ ہے، اور ان شیوخ کو بھی پیسیفائی کرنا تھا. چنانچہ کنگ سلمان کے دور میں یہ ہوا، محمد بن سلمان نے بالکل نیا ورژن دیا آپ کو. اب صورتحال یہ ہے کہ میں پاسپورٹ میں آؤں گا، مجھے یاد دلائیے گا آپ. جی، اب صورتحال یہ ہے کہ سعودی عرب جو ہے اس نے ایک طرف چین سے دوستی کی ہے، چین سے دوستی کے نتیجے میں اس کی ایران سے دوستی ہوئی، اس کی شام سے دوستی ہوئی، شام میں جنگ بندی ہوئی، بحرین سے ہوئی اور ملک سے ہوئی. اور اس میں انہوں نے ایک گروپ بنایا. اس گروپ کو توڑنے کے لیے امریکہ نے پوری کوشش کی. محمد بن سلمان نے نو لفٹ کرا دی، بالکل نو لفٹ، نہ گئے نہ بات کی. چنانچہ بائیڈن کو آنا پڑا، اور بائیڈن کا بہت کول ریسیپشن ہوا، صحیح، ناٹ ویری، کوئی فن فیئر نہیں تھا، بلکہ محمد بن سلمان صاحب نے گیٹ پر آ کے استقبال کیا محل کے. ایئرپورٹ بھی نہیں گئے وہ، نہ بہت سے لوگ تو وہ اپنی گاڑی میں لے کے آتے ہیں، وہ ایئرپورٹ بھی نہیں گئے وہ. لیکن طے کیا ہوا؟ سعودی عرب کا مطالبہ کیا ہے اس کے عوض؟ میرا خیال ہے ایک مطالبہ ہے کہ ہم سے ایک ڈیفینس پیک کرو، کہ ہم پہ کوئی حملہ کرے، جو نجم صاحب کہہ رہے تھے نا، کوئی ہم پہ حملہ کرے تو آپ ہمارا دفاع کرو گے. نمبر 2، ہم ایٹم ہم دو. اور کہہ دیا انہوں نے، واضح کر دیا. سلمان کا جو بیان ہے کل کا کہ اگر ایران کو ملتا ہے ایٹم بم تو ہم بھی لے لیں گے، ہم ایٹم بم دو. پہلے ہم سے مانگتے تھے، ہم پر عذاب نازل ہو گیا. تو خیر، تو یہ دو باتیں تھیں. پھر کلچر جو بدلا ہے، محمد سلمان نے ایک سمپل بات نہیں کی کہ یورپ، ان کا کہ نیا یورپ 2030 تک میرا علاقہ مشرق وسطیٰ ہوگا، نیا یورپ پیچھے رہ جائے گا. اور وہ جو آپ راستہ بتا رہے ہو، وہ راستہ پورے سعودی کو کراس کرتا ہے. ربع الخالی بڑا ڈیزرٹ ہے، اس کو کراس کرتا ہوا وہ جاتا ہے اسرائیل سے جاتا ہے یورپ تک. تو بہت بڑی بیلٹ ہے وہ نہ صرف نہر سوئس کا متبادل ہے، بلکہ سی پیک کے پیرل چل رہا ہے، وہ سی پیک کے پیرل چل رہا ہے. اور ظاہر ہے وہ اثر توڑنے کے لیے. لیکن میرا اپنا خیال یہ ہے کہ اوورآل سچویشن سعودی عرب کی اوور نائٹ نہیں بدلی ہے، یہ آہستہ آہستہ بدلی ہے. اور وہ آپ سے بھی یہی کہیں گے کہ آپ بھی 2 اسٹیٹ تھیوری کے بعد آ جائیے گا. آپ دیکھیے، میں نے ایک پیپر پڑھا تھا، اور بڑا زبردست پیپر تھا، وہ کہیں گم ہو گیا، کہ پاکستان کو کیا فائدے ہوں گے. سائفر کی طرح گم ہو گیا سر. نہیں، مجھے مل جائے گا. سائفر نہیں ملے گا، سائفر تو نجم صاحب بتائیں گے کس لینگویج میں ہوتا ہے. سر مجھے آپ نے جو ایک پوائنٹ دیا ہے سر، میں ذرا یہ نجم صاحب کی طرف لے کے جانا چاہ رہا ہوں. نجم صاحب، سر ٹھیک ہے کہ جی آپ متبادل راستہ بنا رہے ہیں، سر یہ بتائیں کہ یہ جو ایٹمی آپ دوز بھیجنی ہے
भारत ने और अटैक करना है उसने कनाडा पे, क्या वो भी उसी रास्ते से भेजेगा? क्योंकि वो खित्ते का चौधरी बनने की जो है वो हमेशा से ज़्यादा कोशिश करता है। सर कोई नुकसान आपको लगता है कि होगा इससे? ये जो क्योंकि देखिए प्रोजेक्ट इटसेल्फ जो जिसका वो आईमैक का जिक्र कर रहे हैं वो है, तो क्योंकि रेल नेटवर्क जो है वो यूरोप में ज़बरदस्त है, इंडिया में बड़ा कमाल का है, और मिडिल ईस्ट में जो है वो नहीं है। और अगर मामलात जो हैं वो जितने वो चलते हैं, ख़ासकर जो माल बरदार, वो सर ज़ाहिर है क्योंकि समुद्री रास्तों से ही चलते हैं, तो उसकी क्या यानी कि अहमियत क्या हो सकती है आपको लगता है नजम साहब? सर जी सलमान, ये जो अभी हमारे नासिर चुगताई साहब ने बड़ा अच्छा इहाता किया है, वो एक शेर है कि वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा एकदम नहीं होता। अच्छा, अब जब ये समझ आ गई हमें कि ये सारा कुछ जो है इसकी कोई बैकग्राउंड है, तो हमें एक जो पॉलिटिकल साइंस का या डिप्लोमेसी का या इंटरनेशनल रिलेशंस का एक कानून है कि आप अपनी खारजा पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी बदलते हैं बदलते हुए हालात के मुताबिक। उसमें जो मैं देख रहा हूं वो ये है कि मिडल ईस्ट जो है वो पाकिस्तान का नेक्स्ट बिगेस्ट चैलेंज बन रहा है और वो बन जाएगा, और उसमें इजराइल का भी एलिमेंट है। आपने वक्फे पे जाने से पहले आपने ये पूछा कि जी इजराइल को क्या फायदा है इसका, वो बड़ा अहम सवाल है। मुख्तसरन उसका जवाब आपको देने की कोशिश करते हैं। सर देखिए, अगर इजराइल जो है वो टेक्नोलॉजी में या अस्करी जो उसके हिसाब किताब हैं उनमें वो बहुत आगे निकल चुका है, और हमें पता है कि उसके पास एटॉमिक नो हाउ भी है। अब उसने ये सारी चीजें कहीं बेचनी है। इकोनॉमिक्स तो हर जगह मौजूद होती है, और वो आपको पता है और सब हमारे जो पैनलिस्ट को भी पता है कि दुनिया में जंग किस चीज पे हुई, दुनिया में किस चीज के लिए लोगों ने जो है वो उसको अपनी जिंदगी मौत का मसला बनाया। पहले नंबर पे ताकत है, दूसरे नंबर पे आपकी ट्रेड है, पैसा है, और तीसरे नंबर पे आपकी गुडविल है, जो कि जब आप आते हैं ना वर्ल्ड पावर, यानी उसमें कि इधर से चाइना उधर से अमेरिका वगैरह वगैरह, अमन हासिल तो करने के लिए जंगें लड़ी गई सर, हम ये भी कह सकते हैं। बिल्कुल इन्हीं बेसिस पे। और एक जमाना था जब ये कहा जाता था कि जिसके पास पानी है, यानी एनर्जी की बात हो रही है ना, जिसके पास पानी है वो दुनिया को रूल करेगा। और हमने देखा कि यूके जो पुराना था, बरतानिया था, उसने वाकई रूल किया, इसलिए कि पानियों पे उसका कंट्रोल था। अब आइए इजराइल पे, और एक फिक्रे में बताऊंगा कि इजराइल को भी अपनी मार्केट्स चाहिए। अब देखिए ना, अगर सिर्फ पेगासस जो है वो पाकिस्तान में बिकना शुरू हो जाता है तो बल्ले बल्ले हो जाएगी अमेरिका, यानी उसको कोई मसला ही नहीं पेश आएगा। दूसरा इस्तेमाल नहीं हो रहा हो की बात जो है, देखिए हिंदुस्तान में इस वक्त यूरेनियम बाजार में बिक रहा है, लेकिन क्या ये ऑफिशियली बिक रहा है? तो उसमें देखा ये जाता है कि वो बाकायदा कंटेनर आए, हिसाब किताब हो उसके लिए आपको। और ये जो आपने कहा है साउथ अफ्रीका का, उसी की आपको मिसाल देता हूं। साउथ अफ्रीका में मैं हाई कमिश्नर रहा हूं 3.5 साल। हमारे पासपोर्ट पे लिखा हुआ था, जिस तरह के आपने बताया, कि इजराइल और साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका जो है वो निकल गया, अब इजराइल रह गया। अब उस नेल्सन मंडेला का हाल देख लीजिए कि साउथ अफ्रीका में क्या है। पहली स्टेट ऑफ द यूनियन तकरीर होती है तो प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका जो है वो 2 सफ़े नेल्सन मंडेला पे पढ़ते हैं, अगली आती है तो 1 सफ़ा रह जाता है, उससे अगली आती है तो आधा सफ़ा रह जाता है। और मेरी आखिरी जो साल था वहां पे साउथ अफ्रीका में, नेल्सन मंडेला का स्टेट ऑफ द यूनियन स्पीच में सदरे साउथ अफ्रीका ने जिक्र ही नहीं किया। तो अब इससे आप अंदाजा लगाइए जो मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं कि वक्त के साथ साथ आपने बदलना है, और जो हालात आपके आते हैं। और फॉरेन पॉलिसी ये नहीं होती सलमान, मैं आपके सारे सुनने वालों को बताऊं सर, फॉरेन पॉलिसी कोई किताब नहीं होती कि आज चगताई साहब ने बैठ के लिख ली, मैंने अप्रूव कर दी, तो फिर वो सारी जिंदगी वो चलती रहेगी। फॉरेन पॉलिसी होती है एक्शन रिएक्शन पे। आप आज देखते हैं कि रूस गया है यूक्रेन में, और उसके बाद हमारी क्या एक्शन होना चाहिए, रिएक्शन होना चाहिए। तो उसमें अगर इजराइल के साथ बहुत सारे मुस्लिम ममालिक ऑलरेडी आ चुके हैं, और उसमें पाकिस्तान लाइन में खड़ा हुआ हमें नजर आ रहा है, तो कोई अचंभे की बात नहीं है। फैसला आपने जज्बात पे करना है कि ग्राउंड रियलिटीज पे करना है। फिर से कहूंगा, फैसला आपने जज्बात पे करना है
कि ग्राउंड सर रियलिटीज पे मैं करना पॉइंट है, आपका ये बिल्कुल उस वक्त समझ की रहा हूँ, हुकूमत। मैं बिल्कुल समझ रहा हूँ, बिटवीन द लाइन समझ रहा हूँ, बहुत अच्छी तरह समझ रहा हूँ और बहुत जबरदस्त तरीके से आप समझा रहे हैं। एक इजाफा सलमान, सिर्फ इजाफा कर दूं जी, जी, कि सर। जीसीसी बहुत पहले कह चुकी है, जीसीसी बहुत पहले कह चुकी है कि फलस्तीन का मसला अरब मसला है। एग्जैक्टली। अच्छा सर, अब मैं ज़रा कर्नल साहब की तरफ, कर्नल साहब सर ग्राउंड रियलिटीज़ पे जाहिर सी बात है फैसले करने हैं, तो फिर ये जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब अभी गए जाके UNGA इजलास में उन्होंने शिरकत की, और मैं आज एक आर्टिकल जो मतलब छपा है डॉन में अनवर इकबाल साहब का, क्योंकि सीनियर सहाफ़ी हैं, हमारी बड़ी अच्छी उनसे मुलाकातें रही हैं जब हम गए हैं न्यूयॉर्क, वाशिंगटन, और बहुत से मामलात ख़ुद भी कवर किए हैं, बड़ी ज़बरदस्त इनकी रिपोर्टिंग होती है। वो तो ये लिख रहे हैं कि ये कोई बहुत सूदमंद नहीं था ये जो दौरा था उनका, क्योंकि इसमें तैयब अर्दोगान साहब से भी कोई मुलाकात जो है वो नहीं हो सकी। हम जो हर बात पे बात करते हैं ना, टर्की की हम बात करते हैं, ठीक है, और दूसरी तरफ जो US ऑफिशल्स थे उनसे भी कोई मीटिंग नहीं हो सकी। तो बेसिकली और बहुत से ऐसे सवालात थे, जैसे उन्होंने पूछा कि वापसी पे जी आप जो हैं वो सऊदी अरब जाएंगे, उन्होंने उसका भी जवाब नहीं दिया जो कि इस आर्टिकल में जो है वो लिखा हुआ है। पेरिस अलबत्ता वो चले गए फैमिली के साथ। ये तो वो जो पोर्ट्रे कर रहे हैं इस आर्टिकल के ज़रिए, वो कह रहे हैं कि ये तो सर फिर हम मतलब बस ये क्या है फोरम, फिर ये जो ये बनाया हुआ है दुनिया भर के लिए, यूनाइटेड नेशंस के लोग आएँ, बस तकरीरें करें, चले जाएँ, अगर मसाइल हल नहीं होने और मसाइल जो हैं वो किसी और बुनियादों पर हल होने, तो फिर ये हम इतना क्यों मतलब यानी कि एक पेन लेते हैं। देखिए जो मसाइल हैं, जैसे अभी एम्बेसडर साहब भी कह रहे थे कि ये फॉरेन पॉलिसी वेदर सिस्टम की तरह है, जहाँ पे जैसा वेदर सिस्टम डेवलप हो रहा है आपने वैसे रिएक्ट करना है और अपने आप को तैयार करना है। अब जो मसाइल हैं और जो फैसले हैं वो इंटरनेशनल जो सिक्योरिटी आर्किटेक्चर है उसके तहत होते हैं। वो शायद UN तो उसका एक फेस है जो कि एक पोलिटिकल फेस है, लेकिन आपको भी पता है कि कुछ जो पावर टू बी हैं वो ज़ाहिर है उनकी एक से होती है, जो ब्लॉक है मल्टीलैटरलिज्म के थ्रू, चाहे कि ये यू नो कोल्ड, जिसका उन्होंने प्राइम मिनिस्टर साहब ने UN जनरल असेंबली में जिक्र भी किया कि हम किसी कोल्ड वॉर 2.0 में नहीं जाना चाहते, लेकिन ये सारी चीज़ें तो देखें एब्सोल्युटली नॉट भी कहा उन्होंने, एब्सोल्युटली नॉट भी कहा उन्होंने, जी बिल्कुल। तो अब हमारा मैसेज साहब शायद इस पर ज़रा बेहतर बता सकेंगे कि हम बहुत कम्प्लेक्स फॉरेन पॉलिसी के हवाले से हम लोग बहुत कम्प्लेक्स एक उसके अंदर हैं, जिसमें सर हम कंफ्यूज तो नहीं है, डिपेंडेंट तो नहीं है, सवाल ये है। जी देखें हमारी डिपेंडेंस मैं समझता हूँ जी, और जो कंफ्यूज तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन आप ये कह लीजिए कि एक हम थोड़े से रिस्ट्रिक्टेड हैं, कंस्ट्रिक्टेड हैं, और उसकी वजह मैं इसलिए कह रहा हूँ कि देखें आप इस खित्ते में देखिए, हमने कहा ना कि जिक्र करते हैं हम कि सऊदी अरब ब्रादर मुल्क है, फॉलो करते हैं, यहाँ पर तो ईदों का ऐलान ये हो जाता है और फिर इल्ज़ाम लगता है कि जी आपने सऊदियों के साथ ईद मनानी है, वैसे ही कह दीजिए। ये बहरहाल एक परसेप्शन है। सर अब सऊदी अरब, जैसे भी नाई साहब ने भी कहा, नईम साहब ने भी कहा कि देखिए ना MBS ने तो नक्शा बदल दिया वहाँ पे आके, तो वो फतवे जो हैं वहाँ के जो हजरात हैं यानी कि रिलीजियस जो लोग हैं वो सर वहाँ पर फतवे देके वो वहाँ पर चीज़ों को चेंज कर रहे हैं। तो हम कहाँ पर खड़े हैं? हम सवाल ये है कि हम क्या दूसरों को फॉलो करें, हम ये तो कह रहे हैं एब्सोल्युटली नॉट, हम जवाबदेह नहीं है, लेकिन हमारा अपना क्या स्टैंस है? बेग साहब ने जो मेटाफर बताया जी कि कैसे उन्होंने फतवों में, आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखिए मैं वही जो पहले बात कर रहा था कि आप फॉरेन पॉलिसी के ड्राइवर्स चेंज कर देते हैं और आपके जो इंटरनल ड्राइवर हैं, अमेरिकन भी अपनी फॉरेन पॉलिसी चेंज नहीं कर सकते अगर उनके इंटरनल ड्राइवर्स उनको उसकी इजाज़त न दें। तो हमें अब ये देखना पड़ेगा कि जी हमारे इंटरनल ड्राइवर्स, हमारी इकोनॉमी की हालत, हमारा बहुत सारे जो इश्यूज़, रीजनलिज्म, हम CPEC की बात करते हैं, आपने जैसे उनकी बात की कि जो मिडल ईस्ट का नया कॉरिडोर है, वो मैं इसको मतलब मैं अगर आप मुझसे पूछें तो इट्स नॉट अ क्लासिकल कॉरिडोर, ये बेसिकली एक मल्टीलैटरलिज्म का एक इनिशिएटिव है, क्योंकि कॉरिडोर तो जैसे मखंदर और महान सब ने कहा इट हैज़ टू बी अलॉन्ग अ वाटर फ्रंट और अ टेरिटोरियल फ्रंट, बिल्कुल। तो खैर लेकिन मल्टीलैटरलिज्म तो है, रीजनलिज्म है, तो आई थिंक ये अब हमारे लिए भी टाइम आ गया है कि हमें इन चीज़ों से हट के, जज्बात से हट के, ये सारी चीज़ों के बाद हमें कुछ रियलिटीज़ को देखना पड़ेगा। रियलिज्म पे सर प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। एग्जैक्टली यही जो सर जो बिटवीन द लाइंस बात की है नजम साहब ने। एक ब्रेक लेते हैं सर, हम बात जो है वो हम वापस आते हैं, और जाहिर है क्योंकि एक बैनुल-अक़वामी मंजरनामे पे जो इशूज़ आते हैं, ख़ासकर जो इंडिया और कनाडा के दरमियान मामलात हुए, उसकी वजूहात क्या बनी है, उस पर थोड़ा डिस्कशन करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। पिछले दिनों हमने देखा कि वो लोग जिनके आबाओ अजदाद ब्रिटिश इंडिया में पैदा हुए थे, उन्हें ब्रिटिश कोलंबिया में मार दिया गया, यानी कनाडा में जो है वो उनका कत्ल हुआ, और कत्ल किया
جو ہے کس کی جانب سے اب الزام یہ لگ رہا ہے کہ بھارت اور بھارتی ایجنسیز را جو کہ ظاہر خطے میں پاکستان میں خاص کر جو ہیں وہ بہت سارے معاملات میں ملوث رہی ہیں. میں ذرا کوئکلی جانا چاہوں گا ناصر چغتائی صاحب کی طرف. ناصر صاحب سر ایک تو یہ فرما دیجیے گا کہ یہ جو معاملہ ہے کینیڈا کا اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ 5 آئیز کی طرف سے یہ ٹپ دی گئی تھی اور سر دیکھنے والوں کے لیے بھی اور آپ کو اچھی طرح یاد ہوگا کہ یہ وہی 5 آئیز ہے جب 2021 میں نیوزی لینڈ کی ٹیم پاکستان سے چلی گئی تھی تو وہ ٹپ جو ہے وہ اسی 5 آئیز نے دی تھی. تو تھوڑا سا ہم ذرا امزار تاریخ کی ہم بات کرتے ہیں سر, لیکن اس میں پاکستان جو ہے اس کا اسٹانس آپ کو جو ہے وہ کتنا مضبوط اور کتنا جو ہے نا وہ زبردست دکھائی دیتا ہے کہ ہم جب بھی بات کرتے ہیں بھارت کی طرف سے کہ جی وہ الزام لگاتا ہے, ہم تو ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ جی بھارت پہلے اپنی طرف تو دیکھو, آپ کے جو انڈیجنس جو معاملات چل رہے ہیں آپ دوسروں کی طرف انگلیاں اٹھاتے ہو. دیکھیں میں یہ نہیں کہوں گا کہ پاکستان نے, مجھے کہنا بھی نہیں چاہیے کہ دیر کر دی ریئیکشن دینے میں, فوری ریئیکشن آنا چاہیے تھا. خیر چھوڑیں اس بات کو, لیکن ایک بات یہ ہے کہ کینیڈا نے وہ کر دیا جو ہم 75 سال میں نہیں کر پائے. کینیڈا نے ہندوستان کو مغرب میں متون کرا دیا, مغرب سے یعنی برٹین کنڈیم کر رہا ہے, امریکہ کہہ رہا ہے ہم تو انکوائری میں شامل تھے بھائی, ہم نے تو بتایا تھا کس نے مارا ہے, تو ہندوستان کو ایکٹ کرنا پڑے گا, انویسٹیگیشن میں تعاون کرنا پڑے گا. ہندوستان اب جو بھی چاہے, لیکن آپ کی جو بات ہے وہ بالکل درست ہے کہ ہندوستان کے اندر کی جو موومنٹ ہیں وہ سکھ ہوں, وہ خالصہ ہوں, وہ ماؤ نواز باقی ہوں, وہ 7 اسٹیٹس کا مسئلہ ہو, آسام اور ناگالینڈ اور وغیرہ وغیرہ, میں آپ کا وقت نہیں کروں گا سر. میں تھوڑا سر معذرت کروں گا کہ وقت کیونکہ ظاہر ہے میں بتایا تھا کہ اب ہمارا جو ہے نا بڑا کم رہ گیا ہے. تو بھارت نے اپنے پیروں پر کلہاڑی ماری ہے, اور یہ پہلی بار نہیں ماری ہے, پہلی بار خبر سامنے آئی ہے, پہلی بار کسی کو ہمت ہوئی ہے کہ وہ اٹھ کے کھڑا ہو کہے کہ تم نے مارا ہے. بالکل ایگزیکٹلی. اچھا نجم صاحب سر کوئکلی سر کیونکہ وقت کم ہے, اب پاکستان ظاہر ہے سر خارجہ پالیسی ہے, اس میں چیلنجز بھی ہیں, اپرچونیٹیز بھی ہیں, تھریٹس بھی ہیں, کچھ پاسبلٹیز بھی ہیں. پاکستان جو ہے سر ان تمام چیزوں سے فائدہ کیسے اٹھا سکتا ہے؟ وقت ذرا کم ہے سر, کوئکلی. تھینک یو. پاکستان کو سلمان فائدہ اٹھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ کے کام کہیں اور ہو رہے ہیں تو آپ کو بیچ میں پڑنے کی ضرورت کیا ہے؟ مجھے چونکہ بتایا ہے آپ نے کہ جی صرف 1-1.5 منٹ ہے, تو میں جو آپ کے پروگرام کے 2 حصے تھے نا پچھلے, جی سر. پہلی بات کہ دنیا میں کسی ملک کی بھی انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی نہیں ہوتی. اس کا ثبوت یہ ہے کہ آپ اگر روس جاتا ہے یوکرین میں اور تمام جو ہیں وہ یورپین ممالک فالو کرتے ہیں امریکہ کو, تو کیا اس کا مطلب ہے کہ فرانس کی کوئی انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی نہیں ہے؟ یہ ہوا پہلا پوائنٹ. دوسرا پوائنٹ اس میں تھا, آپ نے BRI کا ذکر کیا, وہ جو کوریڈور کی آپ بات کر رہے ہیں جس میں UAE اور سعودی عربیہ اور اسرائیل اور یورپ وغیرہ, وہ CPEC نہیں ہے, وہ BRI ہے چائنا کا, اور اس کا جو مستقبل ہے وہ صرف ایک فکرے میں بتاتا ہوں کہ جب طیب اردوغان کو G20 کی میٹنگ کی طرف لے کے جا رہے تھے تو ایک رپورٹر نے پوچھا کہ جی یہ کوریڈور بن رہا ہے, تو اس لیڈر نے فرمایا کہ نو کوریڈور وداؤٹ ترکیے. اس کا کیا مطلب ہے کہ اب یہ نان ایشو ہو چکا ہے. اچھا اب آتے ہیں آپ کے اس یعنی جو آپ نے بتایا کہ جی جو کینیڈا نے کیا اور جو کینیڈا میں ہو رہا ہے, پاکستان کا خالستان سے کوئی تعلق نہیں. یاد رہے کہ جسٹن ٹروڈو نے اس کو خالستان کا لیڈر نہیں بتایا, اس نے کہا کینیڈین سٹیزن, اور ساتھ ہی اس نے یہ کہا ہے کہ یہ میرے ملک کی ساورنٹی کی وائلیشن ہے. سر میں بڑا معذرت کروں سر کیونکہ وقت ذرا کیونکہ 30 سیکنڈز رہ گئے, بھگتنا پڑے گا. ٹھیک ہے سر. غالب صاحب سر بات یہ ہے کہ جی اس وقت کوئکلی سر بس 30 سیکنڈ رہ گئے, سب سے بڑا چیلنج کیا ہوگا موجودہ حالات میں, یعنی کہ ہم جب بات کر رہے ہیں مڈل ایسٹ کی اور اسرائیل کی ہم بات کر رہے ہیں, پاکستان کے لیے چیلنج؟ جی سر آپ سے. دیکھیں جی, ایک تو میں کوئک بات کرنا چاہوں گا جی کہ جو بیگ صاحب نے کہا, ایکچولی پہلی دفعہ انڈیا ایکسپوز ہوا اور پہلی دفعہ جو ہے وہ کسی نے اس کو جو اسٹیٹ ٹیررزم ہے اس کو آئیڈینٹیفائی کیا. پاکستان نے تو اس کا ریئیکشن دیا, لیکن آئی تھنک ہمیں اس سے زیادہ دینا چاہیے کیونکہ پچھلے 6-7 مہینوں میں یہاں پہ بھی 4 ایسے انڈیا نے لوگوں کو مارا ہے جو کہ ان کے 90s میں ان کے خیال میں جو اسٹیٹ ٹیررزم ان کے اگینسٹ کر رہے تھے تھرو کشمیر اینڈ آل. اچھا سیکنڈ چیز دیکھیے, جو میرے خیال میں جو آنے والے دنوں میں سب سے بڑا چیلنج پاکستان کے لیے ہے, افغانستان
اور انڈیا سے بھی زیادہ وہ مڈل ایسٹ کے ساتھ ریلیشن ہے، کیونکہ ہمارا سب کچھ اب وہاں سے، جیسے نظم صاحب نے بھی کہا کہ سب کچھ فارن پالیسی سے سر ٹھیک ہے، یعنی وہ مشرق اور مغرب سے نکل گیا، مشرق وسطیٰ تک جو ہے وہ پہنچ گئی. یہ چیلنجز پاکستان کو سامنا کرنا ہوگا. اپنا بہت خیال رکھیے. آپ سب کا شکریہ سر. اللہ حافظ.